आज हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस। सबसे पहले समझे कि एक्सिस क्या है। एक्सिस क्या है? ये आपका सर्कुलर लूप, इस सर्किल का कहीं सेंटर है, इस सेंटर से पास होते हुए एक लाइन परपेंडिकुलर टू द लूप की फेस के परपेंडिकुलर, ये पेन इस टाइम एक्सिस कहलाएगा। ऑब्वियसली ये दोनों तरफ है, आर पार निकला, दिस इज द एक्सिस ऑफ लूप। अब इस एक्सिस ऑफ लूप पर सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, सपोज ये पेन की टिप है, इस पेन की टिप पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। कल हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था कहां? एग्जैक्टली सेंटर पर। अब सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मेथड बिल्कुल वही है, थोड़े से वेक्टर्स और रिजोल्यूशन यहां आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे। थोड़ा सा वेक्टर रिजोल्यूशन थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी थोड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी। अक्सर बुक्स में इसका डायग्राम गलत बना हुआ है, ज्यादातर बुक्स में गलत बना हुआ है, कुछ बुक्स में ठीक बना हुआ है। करंट इसमें फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज। कहीं भी एक करंट एलिमेंट कंसीडर करना है, यहां ये करंट एलिमेंट कंसीडर किया। सबसे पहले आपने इस लूप पर एक डायमीटर कंसीडर करना है। डायमीटर ऑफ लूप, ये रेड पेन मेरा डायमीटर ऑफ लूप है। डायमीटर भी सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन डायमीटर कहां है? इन द प्लेन ऑफ लूप। ये रेड पेन डायमीटर और ये ब्लैक वाला पेन ये एक्सिस ऑफ लूप। अब इस डायमीटर पर यहां एक करंट एलिमेंट कंसीडर करना है और एक करंट एलिमेंट नीचे। दो करंट एलिमेंट यहां कंसीडर करने हैं, दोनों डायमीट्रिकली अपोजिट है। समझ रहे हो? एक करंट एलिमेंट यहां ऊपर, एक करंट एलिमेंट यहां नीचे, दोनों एक दूसरे के डायमीट्रिकली अपोजिट है। ऑब्जर्वेशन एक के लिए लेंगे, जैसा एक के लिए वैसे दूसरे के लिए। क्लियर है इतनी बात? डायग्राम बनाते हैं, बहुत सारी लाइनें बनेंगी इस डायग्राम में, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी लाइंस बनने वाली हैं। ये आपका करंट कैरिंग लूप, राइट? यहां ये है क्या? डायमीटर इसका। ये डायमीटर और ये क्या चीज है? एक्सिस। एक्सिस पर सेंटर से जहां ये दोनों पेन मिल रहे हैं, ये क्या है? आपका लूप का सेंटर है जहां ये दोनों पेन मिल रहे हैं। समझे? और इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट टिप है पेन की, यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना ड्यू टू द करंट इन द लूप। डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका, देखिए। ये आपका करंट कैरिंग लूप, दिस इज द सेंटर। सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे हम सी से। ये क्या ड्रॉ किया? डायमीटर ए बी। रेडियस ऑफ लूप
स्मॉल ए। ये बनी क्या? एक्सिस, अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। समझ रहे हैं? ये मेरा लूप है, ये लूप का सेंटर और लूप के प्लेन, दिस इज द प्लेन ऑफ लूप। जो मेरा ये पीछे वाला हाथ है, दिस इज द प्लेन ऑफ लूप। इस प्लेन के परपेंडिकुलर हर तरफ से देख लीजिए, ये एंगल क्या बन रहा है? ये वाला एंगल, ये एंगल क्या बन रहा है? ये सब एंगल 90 डिग्री बन रहा है। दिस इज द एक्सिस ऑफ लूप। ठीक है? ये है आपका पॉइंट P। थोड़ा दूर को लिखता हूं। सेंटर C से पॉइंट P तक का डिस्टेंस है, सेंटर C से पॉइंट P तक का डिस्टेंस है ये x। अब आपने दो करंट एलिमेंट कंसिडर किए। एक करंट एलिमेंट ये रहा, दूसरा करंट एलिमेंट डायमेट्रिकली अपोजिट। और करंट की डायरेक्शन इसमें कैसी है? फिलहाल हम कल के जैसा क्लॉकवाइज ले रहे हैं। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट dl। कहां? एट पॉइंट P। पूरा का पूरा लूप ये भूल जाइए। क्या है आपके पास? केवल ये करंट एलिमेंट है dl, जिसमें करंट कितनी है? करंट है I। अब इस dl एलिमेंट ने पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया। कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया ये देखेंगे। तो इसके लिए क्या करें? पॉइंट A और P आपस में ज्वाइन कर दें। ये आपका लूप, एक्सिस ऑफ द लूप, दिस इज एक्सिस ऑफ द लूप, और यहां टिप ऑफ पेन पर ये डिस्टेंस है x। आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। एक लूप लिया आपने यहां पॉइंट ए के अराउंड, दूसरा आपने करंट एलिमेंट पॉइंट ए के अराउंड, दूसरा करंट एलिमेंट पॉइंट बी के अराउंड, डायमेट्रिकली अपोजिट। पॉइंट ए और पॉइंट पी को मिलाने वाली लाइन ये मेरा ब्लू पेन है। देख रहे हैं? ये ब्लू पेन क्या है? ये ब्लू पेन है मेरा पॉइंट ए और पॉइंट पी को मिलाने वाली लाइन एपी। ये रही आपकी क्या? एपी। ओके। पकड़ लो इसे ऐसे ही जैसे मैंने पकड़ा हुआ था। अरे यहाँ लगाओ, पेन बीच में लगाओ। ठीक है, सामने कर रखो। अब भी नहीं, मेरा हम पकड़ो, छोड़ो, ऐसे पकड़ो इसको जादूगर की तरह। बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर उंगलियां ना आए। चलो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए कि सेंटर पर है ये। एग्जैक्टली सेंटर पर नहीं आ रहा, लेकिन है सेंटर पर ये। और ये मैंने बनाया, कौन सी लाइन बनाई है? लाइन एपी। ठीक है? इतना इन्हें यहां बुलाकर ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप समझ लो, ज्यादातर बुक्स में इसका डायग्राम गलत बना हुआ है, और मोस्ट ऑफ द केस आप भी गलती बनाओगे। मेरे सही बताने के बावजूद भी गलती बनाओगे, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि सब कुछ बताने के बाद भी कि कहां गलती होती है, उसके बावजूद भी गलती बनाओगे। लेकिन मेरा
मेरे चुल उठती है कि मैं आपको बता दूं कि कहाँ गलती होने वाली है, तो उस चुल के तहत मुझे बता नहीं है। हाँ जी, ये आपका लाइन ब्लू वाला पेन कौन सा लाइन है? ये लाइन है आपकी एपी। सब भूल जाओ, केवल ये करंट एलिमेंट है और लाइन एपी है। अब इस करंट एलिमेंट ने पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय नॉट आर स्क्वायर एपी स्क्वायर, वॉट एवर इट इज, एपी स्क्वायर है ना। ये तो सीधे सीधे बायो-सैवर्ट लॉ से आपने लिख दिया फॉर्मूला, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो गलत बना देते हैं सब। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? ये आपका एपी है, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल लगा लो, कोई सा भी रूल लगा लो, सबसे आसान इस टाइम राइट हैंड पाम रूल है। ओके, अब ये मेरा करंट एलिमेंट है, करंट यहां इस डीएल में करंट कहां है? ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे ना, तो जो इनका अंगूठा है ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये अंगूठा ही करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इनका, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, ये मैंने यहां मिलाया, अंगूठा मैंने किया करंट की डायरेक्शन में और उंगलियों को किया पॉइंट पी की तरफ। देख लेना हाथ कहां है, किस पोजीशन पर है हाथ, ये पॉइंट पी पर। अब पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पुश, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पुश पाम। कौन बता पाएगा ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों में से किसके परपेंडिकुलर आ रही है? बहुत ध्यान से फिर से समझ लो, ये मेरा अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मेरी उंगलियां towards the point where you have to find out the direction of magnetic field, and the push, direction of push gives the direction of magnetic field. तो ये जो मेरा पुश पड़ रहा है पॉइंट पी पर, ये पुश किस लाइन के परपेंडिकुलर है? एक लाइन आपके पास है सीपी, एक लाइन है आपके पास एपी। You have only two choice, it is perpendicular to AP or it is perpendicular to CP. किसके परपेंडिकुलर? रेज योर हैंड। CP पर कौन कौन एग्री है? AP पर कौन कौन एग्री है? बाकियों को कुछ समझ नहीं आया, बैठ जाइए, थैंक यू। यहां मैंने करंट की डायरेक्शन में अंगूठा किया और अपनी फिंगर्स को पॉइंट पी की तरफ किया। अब पॉइंट पी पर मेरा क्या है? हथेली है, ठीक है। ये लाइन है मेरी यहां, तो अगर मैं यहां पॉइंट पी पर पुश लगाता हूं, पॉइंट पी पर पुश ऐसे लगा रहा हूं, तो ये पुश किस लाइन के परपेंडिकुलर जाएगा? एपी का परपेंडिकुलर जाएगा, सीधा सीधी बात है। सीपी से कोई मतलब ही नहीं है इसका। जब हम राइट हैंड पाम रूल लगा रहे हैं तो हमें उंगलियों को उस डायरेक्शन में करना है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बाकी वहां आसपास कितनी लाइन है, कितने पेड़ है, कितनी पहाड़ है, क्या मतलब है किसी चीज से भी? एपी का परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहां डायग्राम को उल्टा कर रहा हूं। डायग्राम में करंट की डायरेक्शन में ले लेता हूं क्लॉकवाइज, वो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज में थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में ले लेता हूं, कोई बात नहीं, वहीं की वहीं बात बनेगी। तो अब वो पुश कहां बनेगा बताओ? अभी तो ये पुश ऐसे आ रहा था, जब करंट की डायरेक्शन यहां बदल गई तो मुझे अंगूठा ऐसे करना पड़ेगा। अब ये पुश कहां जाएगा? जो एपी है आपकी, ये दिस इज एपी, एपी, तो करंट की डायरेक्शन में मुझे पुश कहां लेना होगा? एपी के परपेंडिकुलर ही आएगा। अभी थोड़ा डायग्राम कंजेशन से बच जाएगा। तो यहां एक मैग्नेटिक फील्ड है
रेड कलर से ड्रॉ करता हूं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड dB. It has to be perpendicular to AP. यहां परपेंडिकुलर होना है। आप में से ज्यादातर आप में से इस डीबी को कहां बनाएंगे, यू बना देंगे। या कैसे बनाएंगे, ये सर्किल ये बन गया, कोई मतलब नहीं कि 90 है या 90 से ज्यादा है, 90 से कम है, कोई मतलब नहीं। दिस डीबी is the magnetic field due to current element dl around A. अब मैं एक दूसरा पॉइंट ले लू यहां, जो डायमेट्रिकली अपोजिट ड्रॉ किया हुआ है। कौन सा पॉइंट है ये, बी पॉइंट है। बी पॉइंट को भी हम पी से ड्रॉ कर दें। तो अब इस करंट एलिमेंट ने पॉइंट पी पर भी, इसने भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है। वो किसके परपेंडिकुलर होगा, वो डीपी के, डीपी के परपेंडिकुलर। यहां आपका ये परपेंडिकुलर बनना है। मुझसे भी गलत हो गया, लेस देन 90 डिग्री हो गया, ये है ना, लेस देन 90 डिग्री हो गया, जरा सा सही फर्क है लेकिन हो गया। एक और आ गया आपका ये डीबी। एक बात और ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप डायग्राम सही बना रहे हैं, लेंथ डीबी की है, एग्जैक्टली वही लेंथ इसकी भी होनी चाहिए, एग्जैक्टली, क्योंकि न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि करंट एलिमेंट सेम है, डिस्टेंस दोनों की सेम है बिल्कुल, एपी और डीपी बाय द सिमेट्री ऑफ सर्किल। तो जितनी लेंथ ये डीबी की है उतनी ही लेंथ आप नीचे डीबी बनाए, डीबी डैश बी से लिखा जा सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है उससे। अब यहां दो करंट एलिमेंट है, एक करंट एलिमेंट अराउंड ए, दूसरा करंट एलिमेंट अराउंड बी। दोनों ने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किए पॉइंट पी पर। These two magnetic fields are not along the same straight line. तो फिर अब इन दोनों को ऐड करने के लिए सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा हमें, इनका रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो पॉइंट पी पर ड्रॉ करते हैं एक्स और वाई एक्सिस। जरूरी नहीं है कि आप इन्हें एक्स और वाई बोलें, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, करेक्ट। डीबी का एक कंपोनेंट, सिंपल सी बात है, जब हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो इट हैज टू बी अ परफेक्ट रेक्टेंगल, नथिंग अदर देन रेक्टेंगल। इसको एक परफेक्ट रेक्टेंगल ही होना है। अक्सर बुक्स में कोई मतलब नहीं है कि वो रेक्टेंगल बनता है नहीं बनता। किताबों में ये वाली जो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूं ना, ये रेक्टेंगल वाली ये लाइन होती नहीं है। इस लाइन के ड्रॉ करने से आपके डायग्राम एक्यूरेट बनेगा। अब डीवी के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट तो बन गया अलोंग सीपी, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ डीवी। एक दूसरा कंपोनेंट कहां बना, परपेंडिकुलर टू सीपी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ये कितने कितने हैं ये डिसाइड करेंगे हम। पहले तो ये देख लें कि डीबी कितना है। डीबी है आपका म्यू नॉट बाय 4 पाई, बोलिए, आइडियल साइन अल्फा लिखता हूं जी मैं यहां, अपॉन एपी स्क्वायर।
ठीक है, डायरेक्शन भी बना देते हैं, डायरेक्शन भी लिख देते हैं। कहां है ये? इट इज परपेंडिकुलर टू एपी, है ना। कोई बात नहीं, नाम डाल लेते हैं यहां पर ए बी सी पी। मैं इस पॉइंट को लिख लूं डी, इस पॉइंट को लिख लूं ई, और इस पॉइंट को लिख देता हूं एफ, राइट। तो क्या बना ये, कहां बनेगा बताओ? अलोंग टी डी। साफ क्लियर हो गई बात आप ये, ठीक। इसी तरह से आपका डीबी डैश कितना बनेगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन अल्फा बाय एपी स्क्वायर परपेंडिकुलर टू बीपी, और किस डायरेक्शन में? अलोंग टी डी डैश। इस पॉइंट को मैं डी डैश कर देता हूं, ओके, बीपी स्क्वायर, ठीक है। सब कुछ सेम है, लेकिन एपी और बीपी का डिफरेंस है ना। तो सिंस AP equals BP, hence DB vector equals magnitude. Okay, they are equal in magnitude. वापस आते हैं, DB के कंपोनेंट्स देखना पड़ेगा कि कितने कितने हैं। अच्छा, इससे पहले यहां इस अल्फा की वैल्यू हम डिसाइड कर लेते हैं। अल्फा क्यों लिखा? क्योंकि थीटा इसमें आने वाला है कुछ और, राइट। ये अल्फा क्या होता है, कौन बता पाएगा क्या है ये अल्फा? यहां इस इक्वेशन में बायो-सेवर्ट लॉ में जो एंगल आ रहा है, दिस इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, या आप सिंपली करंट एलिमेंट को ऐसे भी कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि हमने करंट और डीएल को मिलाकर के एक वेक्टर बना लिया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। और कौन सा? एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट, दूसरा लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ करंट एलिमेंट टू द पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। करंट एलिमेंट और वो लाइन, जो लाइन मिला रही है करंट एलिमेंट को कहां तक? उस पॉइंट तक जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो कोई बता पाएगा कि वो कहां है? इसमें कहां है वो? यहां कहां है ये एंगल? यहां ये एंगल शोन है ही नहीं, यहां डायग्राम में उस एंगल को बनाया ही नहीं गया। तो फिर कहां है ये एंगल? ये लूप है आपका, लूप में ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ऐसे कह दीजिए, ऐसे कह दीजिए, और ये पॉइंट P को मिलाने वाली लाइन है लूप से पॉइंट P को मिलाने वाली लाइन है AP। तो अब आप बताइए, ध्यान से देखिए कि कहां है ये एलिमेंट। अच्छा, एक काम करता हूं मैं, एक छोटी सी लीजिए, ये पेंसिल लगा ली मैंने, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसे? करंट एलिमेंट को। ये छोटी सी पेंसिल मैंने लगा ली, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये पेंसिल रिप्रेजेंट कर रही है करंट एलिमेंट को, और ये आपका वो लाइन है जो करंट एलिमेंट को ज्वाइन कर रही है पॉइंट P से। अब बताओ, देखो साफ दिख रहा होगा इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, अगर किसी को दिख रहा है तो। कितना एंगल है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है, समझ रहे हैं? करंट एलिमेंट, ये रहा करंट एलिमेंट आपका, पेंसिल छोटी सी, और ये आपका, अब ये एपी चाहे ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा कहां रहनी है?
ये परपेंडिकुलर रहनी, किसके परपेंडिकुलर रहनी? करंट एलिमेंट के। तो यहां थीटा की वैल्यू कितनी है? यहां थीटा की वैल्यू कितनी है? हेयर अल्फा इक्वल्स 90 डिग्री। जिसे कि फिगर में शो हमने नहीं किया, कर नहीं सकते, चाहे तो यहां बना भी सकते हैं 90 डिग्री, लेकिन वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो यहां साइन अल्फा दोनों जगह वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अब आपके पास डी बी कितना रह गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल बाय एपी स्क्वायर, डीबी डैश म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल बाय बीपी स्क्वायर। ये एपी और बीपी दोनों इक्वल है, ठीक है। अब आ जाइए कि ये कंपोनेंट्स कितने कितने हैं। यहां एंगल हमने थीटा लिया है, ठीक है। एंगल ए पी सी इस थीटा, कौन बता पाएगा? एंगल ई पी ए कितना है? ये वाला एंगल कितना है? सिंपल 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस आपने बनाई ही परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर? एक्सिस ऑफ लूप के। अब आ जाओ ध्यान से कि ये आपका 90 माइनस अल्फा 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल कितना बना? थीटा बना, क्योंकि यहां दोनों रेड एपी और डीबी डैश, एपी और डीबी डैश वेक्टर, एग्जैक्टली वेक्टर, एपी एंड डीबी वेक्टर दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। अगर एक एंगल 90 माइनस थीटा है तो बराबर वाला एंगल ये कितना हो गया? ये आपका थीटा हो गया। और यहां भी एंगल ये क्या होगा? थीटा ही हो जाएगा, राइट। अब आप दोनों कंपोनेंट बना सकते हैं। कंपोनेंट पीई कितना बना आपका? कंपोनेंट पीई कितना बना? कंपोनेंट पीई बना डी बी कॉस थीटा। कंपोनेंट पीई कितना बना? कंपोनेंट पीई बना डी बी साइन थीटा। उसके बाद डीबी डैश के आपने दो कंपोनेंट बनाए। एक कंपोनेंट ये रहा, इसका नाम मैं लिख देता हूं ई डैश, और दूसरा कंपोनेंट कहां आ गया? इसी के ऊपर आ गया। जब दो कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर आ जाए तब आप दो एरो बनाइए। कई बार मैंने देखा है कि एक एरो को छोटा और एक एरो को बड़ा बना देते हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, किसी छोटा बड़ा हम बना ही नहीं सकते। ये वाला ई डैश कितना बना? पी ई डैश कितना बना? दिस इज डीबी डैश कॉस थीटा, और ये क्या बन गया आपका? डीबी डैश साइन थीटा। अब बस सारी समस्या हल हो गई, खत्म, डेरिवेशन खत्म। ध्यान से देखें, डीबी और डीबी डैश दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो इनके कॉस कंपोनेंट भी इक्वल होंगे। जब कॉस कंपोनेंट इक्वल है तो इसका मतलब डीबी कॉस थीटा और डीबी डैश कॉस थीटा एक दूसरे के इक्वल अपोजिट आ रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, खत्म, इनकी तो कहानी खत्म। लेकिन डीबी साइन थीटा और डीबी डैश साइन थीटा दोनों एक ही एक्सिस पर हैं, एक ही लाइन पर हैं, सेम डायरेक्शन में, तो क्या हुआ? ऐड हो गए। यहां तक की बात समझ आई? तो कुल मिलाकर नतीजा ये निकला कि कॉस कंपोनेंट बैलेंस हो गए, कैंसिल नहीं हुए, बैलेंस हो जाते हैं। कैंसिल वैंसिल नहीं होते, कभी बैलेंस होते हैं। और साइन कंपोनेंट ऐड होते चले गए, ऐड हो गए। लेकिन ये कहानी किसके लिए? फॉर पॉइंट ए एंड बी, डायमीट्रिकली अपोजिट टू पॉइंट्स ए एंड बी। लेकिन अभी अभी तो मैंने कौन सा डायमीटर लिया था? अभी तो ये डायमीटर लिया था, यहां एक पॉइंट ए था, यहां बी था। इन दोनों करंट एलिमेंट्स के कॉस कंपोनेंट बैलेंस हो गए, साइन कंपोनेंट ऐड हो गए। लेकिन मैं अगर डायमीटर थोड़ा सा पलट दूं, अगर मैं यहां ले लूं, यहां ले लूं, तो इस डायमीटर के दोनों पॉइंट, दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट्स के लिए भी वही कहानी होनी। तो कहीं भी हम दो डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट्स ले लें
उनके कॉस कंपोनेंट बैलेंस कर जाएंगे आपस में और साइन कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? सारे साइन कंपोनेंट को ऐड करते चले जाओ, इंटीग्रेट कर दो पूरे के पूरे सर्किल पर। भाई 2 पॉइंट का हमने कहा कि ऐड हो गया, सबका ऐड हो जाना। तो फिर since dB vector equals dB dash vector in magnitude, hence cos components get balanced and sin components get added up. Hence net magnetic field at T B equals क्या बनेगा आपका? इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा, कहां से? 0 से लेकर के 2 पाई ए तक। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? साइन कंपोनेंट्स का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से लेकर के पूरे सर्किल पर। सर्किल कहां पूरा होगा? 2 पाई ए तक। ठीक है, आ जाइए वैल्यू लिख दीजिए 0 से 2 पाई ए। डीबी कितना है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन तो खत्म हो गया साइन 90 में, अपॉन एपी स्क्वायर, और यहां से साइन थीटा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो साइन थीटा यहां से निकाल लो आप। साइन थीटा क्या बनेगा आपका? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड क्या है? एसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? एपी। तो पहले हम एपी और एसी की फॉर्म में ही लिख देते हैं इसको, एसी बाय एपी। नीचे एपी क्यूब बन जाएगा ना, आराम से काम बनेगा फिर ये। तो ये बना 0 से 2 पाई ए एपी क्यूब इंटू एसी कितना है? एसी रख देता हूं फिलहाल। देखो ये सब कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल कौन है यहाँ? डीएल। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए सी बाय आई ए पी क्यूब 0 से 2 पाई ए तक डीएल। और ये सब मिलकर क्या बन गया? 4 पाई तो ये आ गया। एसी की वैल्यू कितनी है? ए। एपी की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स, एक्स लिया मैंने, आर ले लूं मैं इसे। और ये कितना बन गया? 2 पाई है। ठीक है, एपी की वैल्यू सब चीज की पावर ही है। टू पाई आई ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये बन गया आपका अलोंग सीपी। नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है? सी से पी की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसी में छोटा मोटा चेंज कर लेते हैं। क्या? एट द सेंटर ऑफ लूप एक काम करते हैं, इफ कॉइल हैज कैपिटल एन, कैपिटल एन टर्न्स, तो कुछ भी नहीं होना, क्या करना? केवल और अलोंग सीपी, इसे सीपी कैप भी लिख सकते हो आप। सीपी कैप भी, अलोंग वर्ड ना लिख कर सीपी कैप लिख दीजिए। ठीक है,
एट द सेंटर ऑफ लूप। अगर आप सेंटर ऑफ लूप पर लें तो इस आर की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो आर की वैल्यू 0 रख दीजिए यहां पर। केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बाय ए क्यूब, क्योंकि आर तो 0 हो गया यहाँ। कैंसिल होकर क्या बचेगा देखना जरा ध्यान से। b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय ए, जिसे हमने लिखा था कल म्यू नॉट आई बाय 2a। यही छोड़ दिया था? हाँ, यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी। बुक्स में वैसे ज्यादातर यहां तक किया हुआ है। लास्ट फॉर्मूले में आपको यूनिट जरूर लिखनी याद से, ठीक है। एक छोटी सी और वेरिएशन, एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस का मतलब आर की वैल्यू इज मच लार्जर देन ए, आर वेरी वेरी लार्जर देन ए। तो यहां से आप ए को हटा दीजिए, यहां नहीं हटा सकते ए को, 0, सारे 0 हो जाएगा। फिर जहां ये प्लस या माइनस में आ रहा है वहां से आप हटा सकते हो। तो क्या बनेगा फिर आपका? अब आपके लिए बनेगा b इक्वल्स म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बाय आर क्यूब। ऐसे इस पूरी डेरिवेशन में सारी कहानी सिर्फ और सिर्फ डायग्राम की है। डायग्राम आपने एक बार सीख लिया, समझ लिया, उसके बाद मैथमेटिक्स है सिंपल। हाँ जी, ग्राफिकल वेरिएशन हम लिखेंगे। एक साइड का ग्राफ बना रहा हूं, वैसे ही दूसरी साइड का ग्राफ भी बनेगा। ये आपका हो गया करंट कैरिंग लूप, करंट है आई, सेंटर सी, और ये आपकी हो गई एक्सिस सीपी। यहां से जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होना है। एग्जैक्टली सेंटर पर जब आप हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बताइए? म्यू नॉट आई बाई 2 है, जब आप एग्जैक्टली सेंटर पर है। और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन इसका डिक्रीजन, इसका जो डिक्रीज है, क्योंकि अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ रहा है, ये डिक्रीज है इसका, इंफिनिटी पर पहुंचकर 0 हो जाएगा। यहां आपने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है? डिस्टेंस आर, और यहां क्या लिया आपने वाई एक्सिस पर? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। कहीं पर एक जगह जहां आर और ए आपके इक्वल हो जाएंगे, यहां आर की वैल्यू कितनी? 1 इक्वल, तो फिर ये कितना बन जाएगा बोलो? म्यू नॉट आई बाय 4√2 इस पॉइंट पर। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए।